मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं अवधेश भाई को शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही भावनात्मक शब्दों में उन्होंने मुझे दिल से दुआ दी है, चैनल की तरफ से दुआ दी है, दर्शकों की तरफ से दुआ दी है, हमारे जितने कमेंटेटर आते हैं उनकी तरफ से दुआ दी है। लेकिन माहौल आजकल राजनीतिक है, तो मैं इसका जवाब भी राजनीतिक देना चाहूंगा। मुझे अवधेश भाई की बात सुन के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अवधेश भाई ने इतनी तारीफ कर दी है, या तो मैं नरेंद्र मोदी हो गया हूं जो तारीफ सुनने के तारीफ ही सुनते हैं, या फिर मैं नीतीश कुमार हो गया हूं जिनकी तारीफ के पुल आजकल कांग्रेस और बीजेपी दोनों बांध रहे हैं, या तो फिर मैं विशुद्ध तौर पर अखिलेश प्रताप सिंह जी की पार्टी का कांग्रेसी हो गया हूं, क्योंकि कांग्रेस में बिना मक्खनबाजी कुछ नहीं होता। तो मैं तीनों चीजें साफ करना चाहता हूं कि मैं तीनों में से किसी भी पीढ़ी का नहीं हूं। हाँ, लेकिन जहां तक मूल मुद्दे का सवाल है कि आखिरकार दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जगलरी क्यों करनी पड़ रही है नीतीश कुमार को, तो 2014 के लिए पोजीशनिंग की बात है, 2014 के लिए अपने आप को कहां खड़ा रखा जाए इसकी बात है। मैं कुछ और विडंबनाएं बताऊंगा आपको। 1996 का वो वाकया ले लीजिए, जब 1996 या 1998 का वो वाकया ले लीजिए जब 11 दिन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। कोई औकात नहीं थी उनकी, कोई राजनीतिक औकात नहीं थी। अगर यही अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी नहीं होते तो शायद गवर्नर उनको कॉल भी नहीं करते। और मुझे जहां तक स्मरण आता है तब तक वहां के गवर्नर एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, जिन्होंने एकाएक दोपहर में 11 बजे उनको कॉल किया था और बाद में वो सरकार गिर गई थी और लालू और राबड़ी ने सरकार को बनाया था। यहां पर मैं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। आपको भी जब मौका मिले तब आप वो सवाल जरूर पूछिएगा। जब एनडीए की सरकार थी, साबरमती का कांड हुआ था, रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने घटना की भर्त्सना क्यों नहीं की, क्यों स्पेशल जांच कमेटी नहीं बिठाई? दूसरी बात, जब गुजरात के दंगे पीक पर थे तब उनकी पार्टी क्यों चुपचाप रही, क्यों उन्होंने बात नहीं की? हालांकि एक बात बता दूं, उस पूरी की पूरी कैबिनेट में अगर कोई एक मर्द था तो वो था जॉर्ज फर्नांडिस, क्योंकि खुद अहमदाबाद वो 2 दिन बाद गए थे, उनकी गाड़ियों पर पत्थर चले थे, उसके बाद भी विचलित नहीं हुए थे और उन्होंने अहमदाबाद के दंगा पीड़ित जो जगह हैं उन तमाम जगहों का जायजा लिया था। और तीसरा और बेसिक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जेडीयू के तमाम नेताओं से कि 1995 को पुणे के बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर क्यों गए थे? कौन कौन गया था मैं नाम भी बता देता हूं, आप इंटरनेट पर टाइप कीजिए। नीतीश कुमार और जया जेटली जब उन्होंने समता पार्टी का गठन किया था तब बीजेपी की आइडियोलॉजी, उसकी फिलॉसफी, उसकी धारणा, उसकी अवधारणा को समझने के लिए बकायदा ये लोग कैंप के अंदर मौजूद रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या आ गया है उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। लेकिन ये 3 सवाल हैं कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड के दोहरे चरित्र को उजागर करते हैं। पहले तो दीपक जी, जो कुछ मैंने कहा उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी और आप जानते हैं कि एक पत्रकार के नाते मैं संपूर्ण जीवन अतिशयोक्तियों से बचता हूं। जितना आपको जाना है, जो हम लोगों की भावना थी उसी को प्रकट किया और आपकी आवाज सुनने के बाद भी विशेष हमको राहत मिली है। मेरा भी मानना है, ये भी याद कि 1998 तक भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से अपने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ती थी और उसके मैनिफेस्टो के पहले पेज में ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा होता था। 1989 से लेकर 1998 तक के सारे मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए। एक दूसरी बात कि उसी गुजरात के दंगे में जॉर्ज फर्नांडिस वहां गए थे और मैं ये मानता हूं कि आज अगर जॉर्ज फर्नांडिस होते और उनके हाथ में नेतृत्व होता तो जनता दल की ओर से जो आवाज आज उठ रही है निश्चित रूप से वो आवाजें नहीं उठती, क्योंकि जॉर्ज नरेंद्र मोदी को बेहतर जानते हैं, 74 के आंदोलन के उनके साथी रहे हैं। इसलिए आज जॉर्ज के अभाव के कारण भी इस प्रकार की प्रतिध्वनि निकली है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि नीतीश जी के निशाना 3 है। पहला निशाना उनका यह है कि देश की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के हुआ हाथ होते हुए हमारे लिए दरवाजे खुले रहे दूसरे गठबंधन में जाने के साथ भी। यानी आज इस स्थान पर पहुंचने के बाद गठबंधन के प्रति उनकी ईमानदारी निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि संशय के घेरे में आया है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी 3 बार से विजित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे हैं और जिस समय समता पार्टी का गठजोड़ हुआ था मुरली मनोहर जोशी ने उनको प्रभारी बनाया था बिहार का, और वो बिहार में जाते थे, इन नेताओं के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। और दूसरा आपको यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी जनता दल के माध्यम से इस समय प्रकट हो रही है, क्योंकि यहां भी नरेंद्र मोदी को लेकर के एक मत नहीं है। और तीसरी बात
कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नरेंद्र मोदी के नाम को अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित ही नहीं किया है, तो इस प्रकार का प्रश्न उठा करके और चुनाव के पहले ही अपने गठबंधन के अराजक होने का दृश्य उत्पन्न करना, ये कहां की राजनीति है? अवधेश जी, एक बार हम रुक कर लेते हैं बिहार निवास का, जहां से हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, जरा बताइए, इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार क्या बिहार निवास से निकल चुके हैं? देखिए चित्रा, नीतीश कुमार निकल चुके हैं और सबसे खास बात यह कि इंडिया न्यूज ने ये जानने की कोशिश की जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से, और जिसमें 4 जो है नीतीश कुमार के काबीना मंत्री थे, उससे जानने की कोशिश की कि आखिरकार मोदी उन्हें स्वीकार क्यों नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं है, और उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि इस मुद्दे को वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय परिषद में उठाएंगे और चाहेंगे कि बीजेपी अपने प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार है उसकी नाम की घोषणा पूर्व करे, और हम चाहेंगे कि इसे, अगर मोदी की नाम की बात जहां तक आती है तो उसमें जेडीयू को बाहर हो जाना चाहिए एनडीए से। लेकिन चित्रा, एक खास बात कि कई कार्यकर्ता जो कि जहां पर नीतीश कुमार ठहरे हुए हैं बिहार निवास, वहां पर जेडीयू कार्यकर्ता थे, उन्होंने जानने की कोशिश की इंडिया न्यूज ने कि आखिरकार उनकी क्या मनोभावना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी और जेडीयू को साथ में रहना चाहिए, लेकिन कई काबीना मंत्री जो थे नीतीश कुमार सरकार के, वे चाहते हैं कि मोदी कतई उन्हें स्वीकार नहीं। यानी राकेश, ये समझा जाए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेडीयू की नरेंद्र मोदी एक अहम मुद्दा होंगे। देखिए, साफ तौर पर मनीष जी होगा मुद्दा, और साफ तौर पे अगर बात करें वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने कैमरे पर तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि पीएम पद के दावेदार आखिरकार बीजेपी की ओर से कौन होगा, इस पर जरूर चर्चा होगी। एक काबीना मंत्री जो कि इंडिया न्यूज के कैमरे पर साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि मोदी के बारे में नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आडवाणी और जोशी जैसे नेता हैं जो स्वीकार्य हैं। तो ये कतई साफ हो रहा है के लिए ये संकेत है, किस तरह से मोदी को लेकर जो है विरोध है। डॉक्टर पात्रा के लिए संकेत। तो दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। अवधेश जी, दीपक जी।